नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारी आज की यह चर्चा विशेष रूप से उन श्रोताओं के लिए है जो बीपीएससी, यूपीएससी और यूपी पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का हमारा मिशन साफ है, हिंदी साहित्य के इस विशाल सागर से वो मोती निकालना जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या पूछा जाता है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों पूछा जाता है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं भक्ति काल से, और जाहिर है पहला नाम कबीर का ही आता है। उनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है। ये शब्द सुनने में तो काफी एकेडमिक लगता है। हाँ, लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सधुक्कड़ी कोई एक बोली नहीं थी। यूं समझिए कि ये एक खिचड़ी भाषा थी। अच्छा, खिचड़ी भाषा। जी। कबीर एक घूमते फिरते संत थे, तो वो जहां भी जाते वहां की भाषा का कोई शब्द उठा लेते। थोड़ा राजस्थानी, थोड़ा पंजाबी, थोड़ा अवधी, मतलब एक मिली-जुली भाषा। बिल्कुल। और यही उनकी खासियत थी। इससे उनका संदेश किसी एक इलाके तक बंद कर नहीं रहा, बल्कि पूरे उत्तर भारत में आम लोगों तक पहुंच गया। मतलब भाषा लोगों को जोड़ने का एक जरिया थी, किसी नियम में बंधी हुई नहीं थी। और उनका दर्शन भी कुछ ऐसा ही था, है ना? जैसे उनकी वो प्रसिद्ध पंक्ति है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जी, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, पर उनके दर्शन में और भी गहराई थी। जैसे कि उनकी एक और उक्ति है जो उनके दर्शन का सार है। दशरथ सुत तिहूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यहाँ वो एक बहुत बड़ा फर्क साफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया दशरथ के बेटे राम की कहानी सुनाती है, लेकिन मेरे लिए राम का मतलब कुछ और है। अच्छा, उनके लिए राम कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो निराकार, वो सार्वभौमिक चेतना है जो हर जगह है। यहीं पर सगुण और निर्गुण भक्ति का सबसे बड़ा अंतर साफ हो जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। तो एक तरफ कबीर के निराकार राम और दूसरी तरफ तुलसीदास के साकार राम, दशरथ पुत्र राम। लेकिन तुलसीदास के बारे में एक बात है जो अक्सर उलझाती है। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस अवधी में है जी, पर फिर उनकी विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है। ऐसा क्यों? ये दो अलग अलग भाषाओं का चुनाव, इसके पीछे क्या वजह थी? इसकी वजह उस समय के साहित्यिक चलन में है। उस दौर में अवधी को प्रबंध काव्य, मतलब लंबी कथा कहने के लिए सबसे अच्छी भाषा माना जाता था। अच्छा, कथा के लिए अवधी? हाँ, और रामचरितमानस एक महाकाव्य है, एक पूरी कहानी है, इसलिए उन्होंने अवधी चुनी। वहीं दूसरी तरफ ब्रज भाषा को मुक्तक काव्य, मतलब गीत, पद, इन सब के लिए सबसे मधुर भाषा माना जाता था। तो विनय पत्रिका क्योंकि एक प्रार्थना है। बिल्कुल, वो ईश्वर से एक व्यक्तिगत प्रार्थना है, इसलिए उसके लिए ब्रज भाषा का इस्तेमाल स्वाभाविक था। समझ गई। तो भाषा का चुनाव विषय के हिसाब से होता था। और भक्ति काल में ही एक और बड़ा नाम है सूरदास का। उनकी एक रचना है साहित्य लहरी। कहते हैं उसमें दृष्टकूट पद है। ये दृष्टकूट पद क्या चीज है? आप इसे काव्य पहेलियां समझ सकते हैं। पहेलियां? हाँ, ऊपर से देखने पर इन पदों का एक मतलब निकलता है, लेकिन उनके शब्दों के भीतर एक दूसरा गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा होता है। दृष्ट मतलब देखना और कूट मतलब रहस्य। अच्छा, दृष्टकूट। जी। ये पाठक के लिए एक चुनौती थी कि वो सिर्फ शब्द ना देखे, बल्कि उसके पीछे छिपे रहस्य को समझे। तो साहित्य लहरी सिर्फ गीतों का संग्रह नहीं, बल्कि एक तरह से बौद्धिक पहेलियों का पिटारा है। वाह। तो भक्ति काल में कवि ईश्वर से जुड़ने के लिए लिख रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब कविता का केंद्र भगवान का मंदिर नहीं, राजा का दरबार बन गया। बिल्कुल सही। और यहीं से हम रीति काल में प्रवेश करते हैं। जब पृष्ठपोषक बदलता है तो कला का स्वरूप भी बदल जाता है ना? एकदम सही कहा। अब कविता का उद्देश्य मोक्ष पाना नहीं, बल्कि राजा को प्रसन्न करना था, आश्रय पाना था। यहीं से अलंकारों और छंदों का शास्त्र हावी हो गया। और इसी दौर में एक नाम आता है केशवदास का। उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये उपाधि तो काफी डरावनी लगती है। आप कह सकते हैं कि वो जानबूझकर मुश्किल लिखते थे। ऐसा क्यों? असल में वो एक दरबारी कवि होने के साथ साथ एक महान आचार्य, एक विद्वान भी थे। वो अपनी कविता के जरिए सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि अपना पांडित्य भी दिखाना चाहते थे। अच्छा, अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन? जी, इसलिए उनकी कविताओं में अलंकार इतने ज्यादा भरे होते थे कि कविता का जो सहज भाव है वो ही दब जाता था। रामचंद्रिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। समझ गई। लेकिन फिर इसी रीति काल में बिहारी आते हैं। उनके बारे में एक तथ्य है जो 30 नवंबर 2021 की एक परीक्षा में पूछा गया था कि उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। ईमानदारी से कहूं तो ये एक बहुत ही अकादमिक डिटेल लगती है। एक परीक्षार्थी के लिए जानना क्यों जरूरी है? ये डिटेल असल में बहुत कुछ बताती है।
उस दौर में ज्यादातर कवि लक्षण ग्रंथ लिख रहे थे, मतलब वो किताबें जो बताती थी कि अच्छी कविता कैसे लिखी जाए। अच्छा, कविता की थ्योरी। हाँ, एक तरह से कविता की थ्योरी। बिहारी ने ये सब नहीं किया। उन्होंने कोई थ्योरी नहीं लिखी, बल्कि सीधे एक प्रैक्टिकल दे दिया, बिहारी सतसई। वाह। उन्होंने अपने लगभग 700 दोहों में वो सब कुछ करके दिखा दिया जिसके बारे में दूसरे सिर्फ नियम बता रहे थे। इसीलिए तो कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। ये तो कमाल की बात है। उन्होंने नियम नहीं बनाए बल्कि खेल ही बदल दिया। और एक और कवि थे जो सबसे अलग चल रहे थे। जब सब श्रृंगार रस में डूबे थे, तब भूषण वीर रस की कविताएं लिख रहे थे। हाँ, वो उस दरबारी माहौल में ऐसा कैसे कर पाए? भूषण एक असाधारण अपवाद थे। वो भी दरबारी कवि थे, शिवाजी और छत्रसाल का दरबार में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल राजाओं की झूठी प्रशंसा के लिए नहीं किया। उन्होंने वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए लिखा, एक ऐसे युग में जहां कविता का मतलब ही श्रृंगार हो गया था। वहां शिवा बावनी जैसी रचनाएं करना एक बहुत बड़ा साहसिक काम था। तो रीतिकाल के बाद साहित्य ने एक और बड़ी छलांग लगाई। दरबारों से निकलकर वो आम आदमी की झोपड़ी तक पहुंचा। और इस बदलाव का सबसे बड़ा नाम मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल। उनके उपन्यास गोदान, गबन ये तो मशहूर हैं ही, पर उनकी कहानियों का क्या महत्व है? मेरे हिसाब से तो उनकी कहानियां उनके उपन्यासों से भी ज्यादा प्रभावशाली हैं। मानसरोवर के 8 खंडों में उनकी लगभग 300 कहानियां हैं। 300? जी। और हर कहानी भारतीय गांव और समाज का एक जीता जागता दस्तावेज है। कफन हो, पूस की रात हो, उन्होंने पहली बार साहित्य के केंद्र में उस किसान, उस मजदूर को लाकर खड़ा किया जिसे अब तक हाशिए पर रखा गया था। नहीं, पर एक एग्जाम ट्रैप है जिसके बारे में हमारे स्रोतों में भी लिखा है। अक्सर टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र को प्रेमचंद की रचना मान लिया जाता है। हाँ, ये बहुत आम गलती है। ये गलती होती क्यों है? देखिए, प्रेमचंद के बाद सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास लिखने की एक परंपरा चल पड़ी थी। हाँ। भगवती चरण वर्मा भी उसी परंपरा के लेखक थे। तो विषय मिलते जुलते होने के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा के हैं। बिल्कुल, प्रेमचंद के नहीं। प्रेमचंद ने यथार्थ की जो जमीन तैयार की, उस पर आगे चलकर और भी कठोर सच्चाइयों का सामना किया गया, जैसे भारत का विभाजन। और यहीं पर भीष्म साहनी का उपन्यास तमस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, तमस केवल एक उपन्यास नहीं है, वो विभाजन की त्रासदी का एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दस्तावेज है। ये दिखाता है कि कैसे आम लोग जो सदियों से एक साथ रहते आए थे, राजनीतिक नफरत का शिकार हो गए। इसे 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। चलिए अब गद्य से वापस कविता की ओर लौटते हैं। जी। उस युग में जहां कविता बाहरी दुनिया से ज्यादा मन के अंदरूनी भावों को देखने लगी, छायावाद। जी, छायावाद। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जी। उनके महाकाव्य कामायनी के बारे में 22 नवंबर 2021 की परीक्षा में पूछा गया कि इसमें कितने सर्ग हैं। जवाब है 15। लेकिन ये तो एक तथ्य हुआ। कामायनी इतनी क्रांतिकारी क्यों मानी जाती है? कामायनी क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि यह हिंदी साहित्य में पहली बार किसी पौराणिक कथा का इस्तेमाल इंसान के मन के विकास की कहानी बताने के लिए करती है। अच्छा, तो ये सिर्फ मनु और श्रद्धा की कहानी नहीं है? नहीं, इसके जो 15 सर्ग हैं, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, इड़ा, ये असल में मनुष्य के मनोभावों के पड़ाव हैं। ये मानवता के विकास की एक मनोवैज्ञानिक गाथा है। प्रसाद ने यहाँ काव्य की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। बहुत खूब। और छायावाद के 2 और बड़े स्तंभ हैं, निराला और पंथ। निराला को क्रांतिकारी कवि और मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। जी। तो मुक्त छंद का मतलब क्या सिर्फ छंद के नियमों को तोड़ना था? नहीं, ये सिर्फ नियमों को तोड़ना नहीं था, ये एक नई जरूरत को पूरा करना था। निराला का मानना था कि भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। भावों की मुक्ति? हाँ, उनका कहना था कि जब हमारे भाव नए हैं, हमारी सोच नई है, तो हम उसे पुराने बंधे बंधाए मीटर में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने कविता को उसके व्याकरण के पिंजरे से आजाद किया, ताकि भाव अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर आ सके। बिल्कुल। राम की शक्ति पूजा और कुकुर मुत्ता जैसी कविताएं बिना इस मुक्त छंद के संभव ही नहीं थी। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा नंदन पंत हैं,
जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जी। उनके बारे में एक तथ्य है जो अक्सर भ्रम पैदा करता है। एक किताब है शिल्प और दर्शन। कई लोग इसे आचार्य शुक्ल की कृति मानते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की सबसे बड़े आलोचक थे, तो उनकी कई आलोचनात्मक किताबें हैं, लेकिन शिल्प और दर्शन वो सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। जी, यह एक ऐसा तथ्य है जो परीक्षा में अच्छे को चकित कर सकता है। और जब छायावाद में वेदना और रहस्य की बात आती है तो एक ही नाम जहन में आता है, महादेवी वर्मा। हाँ, आधुनिक मीरा। हाँ, आधुनिक मीरा। उनकी पंक्ति मैं नीर भरी दुख की बदली बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन क्या उनकी पहचान सिर्फ उनकी वेदनापूर्ण कविता से है? ये एक अधूरा सच होगा। परीक्षार्थियों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि महादेवी वर्मा एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। उनके संस्मरण और रेखाचित्र, हाँ, जैसे अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं। मेरा परिवार में उन्होंने जानवरों के प्रति जो संवेदना दिखाई है वो अद्भुत है। गिल्लू की कहानी हम सबने पढ़ी है। सही कहा। तो उनकी कविता में जो वेदना है, वही वेदना उनके गद्य में करुणा बनकर समाज के उपेक्षित पात्रों और जीवों के लिए उभरती है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। एक तरफ छायावाद के कवि अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों में उतर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ कवि ऐसे भी थे जिनकी आवाज बुलंद थी और पूरे राष्ट्र के लिए थी। जी, ये दोनों धाराएं एक साथ चल रही थीं। ऐसा कैसे? ये उस युग की खूबसूरती है। भारत उस समय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तो एक तरफ कवि अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के मायने खोज रहे थे, जो छायावाद में दिखा, और दूसरी तरफ राष्ट्र को जगाने की भी जरूरत थी। इसी जरूरत ने दो बड़े कवियों को जन्म दिया। पहले मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। जी। उनकी रचना भारत भारती ने तो स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी थी। बिल्कुल, लेकिन साकेत में उन्होंने जो किया वो और भी महत्वपूर्ण है ना? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने राम कथा के एक उपेक्षित पात्र उर्मिला को अपनी कथा का केंद्र बनाया। एक तरह से नारीवादी दृष्टिकोण था। इतिहास के हाशिए पर खड़ी एक स्त्री को मुख्य धारा में लाया गया। और दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर, अनल कवि, आग के कवि। हाँ। छायावाद की कोमल कविताओं के दौर में उनकी वीर रस की ओजस्वी कविता इतनी लोकप्रिय कैसे हुई? यही दिनकर की खासियत है। वो एक पुल की तरह थे। उन्होंने अतीत की महाकाव्यात्मक शैली को लिया, लेकिन उसमें आज के समय के ज्वलंत प्रश्न भर दिए। जैसे कि पहचान, राष्ट्र का उद्देश्य, अन्याय के विरुद्ध क्रोध। उन्होंने वीर रस को राजाओं की प्रशंसा से निकालकर आम नागरिक को जगाने का हथियार बना दिया। रश्मि रथी में कर्ण के माध्यम से वे सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सही कहा। वो सच में आग और राग दोनों के कवि थे। हमने कविता और उपन्यास की तो बात कर ली, लेकिन साहित्य के कुछ और रूप भी हैं, जैसे व्यंग। और जब हम व्यंग की बात करते हैं तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, हरिशंकर परसाई। परसाई जी ने व्यंग को एक गंभीर साहित्यिक विधा बनाया। उन्होंने इसे एक सर्जिकल चाकू की तरह इस्तेमाल किया, जिससे समाज और राजनीति के पाखंड की चीरफाड़ की जा सके। उनकी रचनाएं पढ़कर आप हंसते हंसते रोने लगते हैं। बिल्कुल, और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और एक और विधा है यात्रा साहित्य। इसका श्रेय राहुल सांकृत्यायन को जाता है। उन्हें महापंडित क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनका ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। वो 30 से ज्यादा भाषाएं जानते थे। 30 से ज्यादा? जी, और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यात्राओं में बिताया। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिखकर यात्रा को एक गंभीर अकादमिक विषय बना दिया। उनका जीवन ही एक चलता फिरता विश्वविद्यालय था। तो ये थी हिंदी साहित्य के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों और हस्तियों की कहानी। हमने देखा कि कैसे हर युग की अपनी जरूरतें होती हैं और साहित्य उन्हीं जरूरतों का आईना होता है। बिल्कुल, और परीक्षार्थियों के लिए भी यही समझना सबसे जरूरी है। तथ्यों को रटना एक बात है, लेकिन उनके पीछे के सामाजिक और साहित्यिक संदर्भों को समझना दूसरी। अगर आप ये समझ गए कि रीतिकाल में श्रृंगार क्यों हावी था या छायावाद क्यों आया, तो आपको तथ्य अपने आप याद रह जाएंगे। बहुत सही कहा। और आज के श्रोताओं के लिए हमारा अंतिम विचार इसी से जुड़ा है। जिस तरह भक्ति काल की कविता ने समाज को जोड़ा, भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा दी और दिनकर की कविताओं ने राष्ट्रीय चेतना को झकझोरा, क्या आज के दौर में साहित्य समाज को दिशा देने में वैसी ही कोई भूमिका निभा रहा है या वो अपनी प्रासंगिकता खो चुका है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस